नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। SLT टेकन यूट्यूब चैनल की कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की प्रश्नावली 7.2 के सवालों को हल करेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, सवालों को ध्यानपूर्वक समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले इस प्रश्नावली में जो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के आधार पर सवाल दिए गए हैं, उन सर्वांग क्षमता के प्रतिबंधों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के प्रतिबंध होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का पहला प्रतिबंध दिया हुआ है दो त्रिभुजों की एस एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। इस एस का मतलब आपको लेना है बुझा। इसको बुझा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। एक दिए हुए सुमेलन का मतलब दो त्रिभुजों का समूह है के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। मान लिया ये दो त्रिभुज हैं और इसकी ये एक भुजा है वो इस एक भुजा के बराबर है, ये दूसरी भुजा है वो इस दूसरी भुजा के बराबर है दूसरे त्रिभुज की, और ये तीसरी भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की इस तीसरी भुजा के बराबर है। तो ये जो प्रतिबंध होता है वो होता है एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। और जो दूसरा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध है वह है त्रिभुजों की एस सर्वांग क्षमता। एस का मतलब भुजा और ए का मतलब आपको लेना है कोण। तो भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिया हुआ है तो वे त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता तीसरा जो प्रतिबंध दिया गया वह है त्रिभुजों की ए सर्वांग क्षमता। तो ए का मतलब है कोण और एस का मतलब भुजा और दोबारा से ए का मतलब कोण, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ हमने तीन प्रतिबंध हैं पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे और कौन कौन से सर्वांग क्षमता प्रतिबंध हैं। अगला जो चौथा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध दिया हुआ है वो है दो त्रिभुजों की RHS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो जहां समकोण त्रिभुज आ जाए वहां आपको समझ लेना है कि RHS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध के अंतर्गत वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और इसके बाद में एक पांचवा और दे रखा है कि दो त्रिभुजों में ए सर्वांग क्षमता नहीं होती है। यानी दो त्रिभुज दिए हुए हैं उनमें अगर तीन कोण बराबर दिए हुए हैं, बराबर माप के हैं, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम हो यह निश्चित नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं कि बराबर संगत कोणों के दो त्रिभुज सर्वांग सम हो। ऐसे सुमेलनों में इनमें से एक दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। वे सर्वांग सम होंगे यदि वे एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपि हो। प्रतिलिपि का मतलब नकल है, यानी दोनों एक ही जैसे हैं
तो वे सर्वांग सम हो सकते हैं, वरना तीनों कोण बराबर होने से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो, क्योंकि ये अगर कोण है, ये त्रिभुज है और दूसरा इस तरह का त्रिभुज है। अब यहाँ इसमें ये कोण क्या है, 40 डिग्री का है, और इस दूसरे त्रिभुज है उसमें ये कोण 40 डिग्री है और इसमें ये 30 डिग्री है। तो इसमें मान लिया कि ये 30 डिग्री है और ये कोण है वो 110 डिग्री का है, तो इसमें ये कोण 110 डिग्री का है। तो यहाँ देखिए, इसमें जैसे इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम दे देते हैं XYZ। अब जब इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा। तो इस तरह से अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोणों की माप बराबर दी हुई है तो यह आवश्यक नहीं होता है कि वे सर्वांग सम हो ही। तो ये आपको कुछ सर्वांग समता के प्रतिबंध हैं, उनको याद रखना है। अगर ये आपके याद हैं तो आपके 7.2 की प्रश्नावली है वो आप अच्छी तरह से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। देखिए, अभी हम सर्वांग सम प्रतिबंध पढ़ रहे थे, उन्हीं का प्रयोग अब हमें यहाँ करना है कि ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो वो किस प्रतिबंध के तहत सर्वांग सम है। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है AC भुजा DF के बराबर है, तो ये AC भुजा है ये इस DF के बराबर है, और AB भुजा DE के बराबर है, ये AB भुजा है ये इस DE के बराबर है, और BC भुजा ये BC भुजा है वो EF के बराबर है। तो यहाँ देखिए तीनों भुजाएं बराबर दी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ सर्वांग समता प्रतिबंध बताना है। तो पहला ही हमने प्रतिबंध पढ़ा था, तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो यहाँ SS सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग किया गया है। सर्वांग सम SSS सर्वांग सम प्रतिबंध के तहत ये दोनों त्रिभुज यानी ABC और DEF है, दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया SSS सर्वांग सम प्रतिबंध। अब देखिए दूसरा है, पहले में B का जो सवाल दिया गया वो है, दिया हुआ क्या क्या है इसमें, Z अक्ष बराबर है RP, ये Z अक्ष है इस भुजा के बराबर है RP भुजा, और RQ बराबर है, RQ है ये भुजा है, इसके बराबर में है ZY यानी ये भुजा बराबर है, और कौन है PRQ यानी ये कौन है वो कौन से कोण के बराबर है, Z कोण के बराबर है, कौन है अक्ष ZY। तो यहाँ देखिए दो भुजाएं बराबर हैं और उनके संगत एक कोण है वो बराबर है, तो यहाँ कौन सा प्रतिबंध लगेगा, SAS यानी जब दो भुजाएं और एक कोण दो त्रिभुजों में समान है तो वहाँ SAS सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग किया जाता है, और इस सर्वांग सम प्रतिबंध के तहत ये दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होते हैं का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए आपके पहले के सवाल में A और B का आंसर। पहले में C का देखिए, यहाँ देखिए कोण MLN ये कोण दिया हुआ है और ये किसके बराबर है, कोण FGH यानी इस कोण के बराबर दिया हुआ है, और कोण NML यानी ये M कोण है वो इस F कोण के बराबर है, और ML भुजा है ये भुजा, और ये FG के बराबर है यानी इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए यहाँ प्रतिबंध काम करेगा A सर्वांग सम प्रतिबंध, सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग हुआ है। यह हो गया इसका सीके का आंसर। अब देखिए डी का, डी में दिया हुआ है EB भुजा है वो DB के बराबर है, यहाँ दिया हुआ ही है निशान दिए हुए हैं, ये EB है
वो इस DB के बराबर है, और AE ये भुजा है वो है BC के बराबर, ये BC दे रखी है, इसके बराबर है। और कोण A बराबर है कोण C, कोण A और ये C है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज आ गया। तो यहाँ हो जाएगा RHS सर्वांग सम। जहाँ भी अगर 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज आ जाते हैं वहाँ RHS सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए 2 भुजा और एक कोण भी दिया हुआ है, तो यहाँ आप SAS सर्वांग सम प्रतिबंध है उसका प्रयोग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ इन दोनों प्रतिबंधों का प्रयोग हुआ है, RHS व SAS प्रतिबंध का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका पहला सवाल है, उसमें जो 4 सवाल दिए गए थे उन चारों सवालों का हल ये होगा। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है, आप त्रिभुज ART, तो ART ये त्रिभुज है, सर्वांग सम है PEN के, त्रिभुज PN ये दूसरा है, दर्शाना चाहते हैं यानी इनको आप सर्वांग सम बताना चाहते हैं। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है, यदि आप SSS सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता होगी। मान लिया कि ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो AR भुजा है उसके बराबर कौन सी भुजा को दर्शाएंगे। तो AR भुजा ये है, इसके बराबर में हो जाएगी PE भुजा। और RT ये नीचे वाली है, तो इसके बराबर में हो जाएगी EN। और AT ये भुजा है, तो इसके बराबर में हो जाएगी PN। ये हो गया पहले का आंसर। अब देखिए B का, यदि यह दिया गया है कि कोण T बराबर N है, यानी इस T के बराबर में ये कोण N है वो बराबर है, और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, यानी 2 भुजाएं और उनके संगत एक कोण बराबर है, इस प्रतिबंध का आपको प्रयोग करना है। तो आपको आवश्यकता होगी RT बराबर, ये RT है तो इसके बराबर में हो जाएगी EN भुजा, और PN भुजा है उसके बराबर में हो जाएगी AT भुजा। अब तीसरा इसमें दिया गया है, यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN, यानी इस भुजा AT के बराबर है ये PN भुजा है, और आपको ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है, यानी 2 कोण और एक भुजा को आपको बराबर बताना है, तो आप प्रतिबंध का प्रयोग करना है। तो आपको आवश्यकता होगी किस की, ये हमें बताना है। यहाँ किसके बराबर में कौन सा होगा ये हमें बताना होगा। तो यहाँ देखिए AT और PN भुजा आपस में बराबर हैं, तो कोण A के बराबर में होगा कोण P, और दूसरा है ये तो हो गया पहला, और दूसरा कोण है वो होगा कोण T के बराबर में कोण N। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 का सवाल करना है। और अब देखिए तीसरा सवाल देखिए, आपको त्रिभुज AMP ये त्रिभुज है, और त्रिभुज AMQ ये त्रिभुज है, यानी ये 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए, यानी यहाँ एक तरफ क्रम दिया हुआ है, एक तरफ है कारण दिया हुआ है। तो ये क्या कारण है वो हमें लिखना है। PM बराबर है QM, तो यानी ये दिया हुआ है, कारण इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आकृति में दिया है, ये इसका कारण हो गया। कोण PMA ये कोण है वो कोण QMA, तो यहाँ ये कोण है वो भी इस आकृति में दिया हुआ है, तो यहाँ इसका कारण भी हो जाएगा दिया है। और AM भुजा बराबर AM, तो AM भुजा है वो देखिए ये इस 1 नंबर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस 2 नंबर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसका कारण क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है, यह इसका कारण हो गया। और
चौथा इसमें दिया गया है त्रिभुज AMP सर्वांग सम है त्रिभुज AMQ के। क्यों है, इसका कारण क्या हो गया? तो यहाँ देखिए दो भुजाएं और एक कोण दिया हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग सम प्रतिबंध, यानी SAS सर्वांग सम प्रतिबंध के प्रयोग से। तो यह हो गया आपका तीसरा सवाल। और अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण A, देखिए इनका नाम दे देते हैं A B और ये C, और दूसरा त्रिभुज है PQR, तो ये दे देते हैं इसका नाम PQR। यहाँ देखिए दो त्रिभुज हैं, इसमें पहला त्रिभुज है ABC, उसमें कोण A बराबर 30 डिग्री, ये मान लिया 30 डिग्री का है, और कोण B बराबर 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का है, और ये C कोण है वो 110 डिग्री का है, और इस PQR त्रिभुज में ये P है वो 30 डिग्री का है, और ये Q है वो 40 डिग्री का है, और R है वो 110 डिग्री का है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो क्या ये कथन सत्य है, क्यों या क्यों नहीं? तो देखिए ये कथन है वो सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हों तो वे सर्वांग सम होते हैं। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा त्रिभुज है वो इस पूरे त्रिभुज को ढक ले, कोई सा भी हिस्सा है वो इसमें आगे निकल सकता है। और जब ये त्रिभुज अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए और ये इसको पूरा ढक ले तो ये आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। और अब देखिए पाँच का सवाल दिया गया, आकृति में दो त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांग सम हैं जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT बराबर, यानी यहाँ देखिए ये AT भुजा है वो इस NO भुजा के बराबर है, RT भुजा है वो NW के बराबर है, सॉरी ये AR भुजा है वो WO भुजा के बराबर है, और कोण N बराबर है कोण T है, और कोण O बराबर कोण N है। तो हमें ये जो त्रिभुज RAT दिया है इसके सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज होगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले R दिया हुआ है, तो R के बराबर में कौन सा कोण है, यानी ये बराबर में है W, तो R W हो जाएगा त्रिभुज W। फिर A है तो A के बराबर कौन सा है, O है, तो WO। फिर T ये है, यानी यहाँ देखिए तीन निशान दिए हुए हैं त्रिभुज के, तो तीन निशान किस में है, N में है, तो ये N हो जाएगा। तो त्रिभुज RAT के सर्वांग सम त्रिभुज होगा WON, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है उसको देखते हुए हमें ये सर्वांग सम बताना है कि इसके सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब देखिए छठा सवाल है कथनों को पूरा कीजिए। सबसे पहले ये दिया हुआ है त्रिभुज BCA के सर्वांग सम कौन सा होगा, तो यहाँ BCA ये दिया हुआ है,
तो बी के सर्वांग सम है यहाँ त्रिभुज, ये कोण इसमें दिया हुआ है, दूसरे में BAT में बी कोण, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बी। फिर C है तो C के सर्वांग समय कोण बराबर कोण है T, तो BT लिख देंगे। और फिर A है तो A के बराबर कोण है ये कोण, तो ये हो जाएगा A। तो BCA जो त्रिभुज है उसके सर्वांग सम कोण होगा BTA, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, इसमें दूसरा कथन दिया गया है त्रिभुज QRS है, त्रिभुज QRS है उसके सर्वांग सम कौन सा होगा। तो इसमें देखिए Q कोण ये है, इस QRS त्रिभुज में ये है, तो यहाँ देखिए एक जहाँ बना हुआ है वो लेना है ये, तो T के बना हुआ है PTQ में, तो ये त्रिभुज T। फिर R है तो R के यहाँ देखिए दो निशान बने हुए हैं कोण के, तो दो निशान इस त्रिभुज में P के बने हुए हैं, तो TP लेना है। फिर तीसरा है S, QRS, S में देखिए यहाँ एक डॉट बनी हुई है, तो इसमें एक डॉट इस Q में बनी हुई है, तो ये Q हो जाएगा। तो QRS त्रिभुज है उसके सर्वांग सम होगा त्रिभुज QTP। तो इस तरह से आपको 6 का सवाल करना है। और अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल दिया गया है, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो यानी आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर इस तरह से आपको एक वर्ग बना लेना है, और उसमें एक ये विकिरण खींच करके आपको ये दो त्रिभुज बना लेने हैं इस तरह से। अब ये वर्ग है, उसमें जब विकिरण खींचेंगे तो ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, तो यानी त्रिभुज एक है वो त्रिभुज बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ इसको नाम दे दीजिए ABCD। अब ये भुजा मान लीजिए इसकी 4 है और ये भुजा भी 4 है, तो यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से आपको ये ले लेना है। और जब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो 1/2 गुणा आधार है, इसमें 4 को मान लीजिए, और ऊंचाई भी इसमें 4 है। 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। और जो दूसरा त्रिभुज है वो भी ले लेते हैं हम, त्रिभुज ADC में इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो इसमें भी आधार है वो 4 है और ऊंचाई भी 4 है। 2 को 4 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम है। क्यों है? क्योंकि ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये तीसरी भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है। अब आपको दूसरे में लेना है कि त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो। तो देखिए सेम हमने यही एक तरह से वर्ग बनाया, और उसमें एक विकिरण जो ये लाल अक्षर वाला है ये विकिरण हमने खींच लिया। तो एक त्रिभुज इसमें से ले लिया हमने ABC। चलिए, तो ABC त्रिभुज है वो आपका यही हो जाएगा जो इसमें लिया है। तो इसी तरह से इसको आपको दोबारा से लिख लेना है यहाँ त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार इसमें भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, ये बराबर ही हमने लिया है, तो ये मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, 2 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए हमें एक त्रिभुज है वो सर्वांग सम है वो ऐसा नहीं लेना है, तो हमने इसके बीचों बीच ये एक तरह से जो नीला लाइन में बना हुआ है वो त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ देखिए इसमें ये भुजा है वो तो इस दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है,
लेकिन और बाकी की भुजाएं इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। और ये त्रिभुज है वो ABC, इसका क्षेत्रफल भी बराबर है। इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करके देखते हैं। जैसे इसको O मान लीजिए, तो यहाँ हमने ले लिया त्रिभुज AOB में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार है वो 4 है, ये मान लिया, गुणा ऊंचाई। देखिए ये O, इसको E मान लीजिए, OE है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई है ये, तो ये इसे BC के बराबर ही होगी, तो ये भी इसके क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। इसको भी जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी ये त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इनका क्षेत्रफल बराबर है। अब देखिए इसमें नीचे और क्या दिया गया है, आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जब इनका क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप भी इनका क्या होगा, बराबर ही होगा। इसके ऊपर जब क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप भी बराबर होगा, क्योंकि जैसे इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे तो ये जितने का विकिरण होगा उतने का ही विकिरण इसमें है। जैसे 4 4 8 है, और ये मान लीजिए कि ये 5 आ गया, तो 4 4 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इसमें भी 4 4 8 और 5 13 हो जाएंगे। तो ये भी इसका परिमाप है वो बराबर होगा। चारों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है 4 + 5 है, और दूसरे में भी 4 4 और प्लस 5 बराबर क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा। और जो दूसरा त्रिभुज है उसमें यहाँ समकोण त्रिभुज है, इसके आधार पर ये 2 हो जाएगी, और ये 2 होकर के ये जो ज्ञात कर लेंगे वो इसके बराबर होगी। तो ये दोनों भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी, और ये जब इनका परिमाप हम ज्ञात करेंगे तो परिमाप बराबर ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं कि उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं, तो उनका परिमाप है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया आपका 7 का प्रश्न। और अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया, आकृति में एक सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएं। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में ABC और त्रिभुज PQR में, यहाँ देखिए कोण B है वो कोण Q के बराबर है। कोण B बराबर है कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो हमें एक अतिरिक्त सर्वांग सम ही बताना है, तो यानी यहाँ हमने एक बता दिया, और ये समकोण त्रिभुज हैं दोनों। तो यहाँ कौन सा प्रतिबंध काम आएगा, RHS सर्वांग सम प्रतिबंध, सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग किया है। और यहाँ देखिए ये दूसरा C कोण है वो R कोण के बराबर भी दिया हुआ है। तो यानी यहाँ 2 कोण दिए हुए हैं, और एक ये भुजा BC है वो इस RQ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 कोण दिए हुए हैं, तो ASA सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 के सवाल का आंसर। और अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 9 का सवाल दिया गया है, चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। यानी यहाँ ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, एक का नाम ABC है और दूसरे का नाम दिया हुआ है FED। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम क्यों है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। कोण B बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है, दिया हुआ है आकृति में। और कोण A बराबर है कोण F, ये भी दिया हुआ है। और भुजा
BC बराबर है दी हुई है भुजा DF। अब जब हमारे पास में 3 भाग किसी भी त्रिभुज के बराबर आ जाते हैं तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। अब यहां देखिए 2 तो आ गए आपके पास में कोण और 1 आ गई भुजा, और तीसरा यहां समकोण त्रिभुज भी है। अतः है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED RHS, ये तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज वाला। RHS सर्वांग सम प्रतिबंध के आधार पर सर्वांग सम है। यानी ये हमसे यही पूछा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED है वो सर्वांग सम क्यों है। तो एक रीजन तो इसका हो गया ये कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED है वो RHS सर्वांग सम प्रतिबंध के आधार पर सर्वांग सम है, और दूसरा 2 कोण इसमें समान है और 1 भुजा समान है। तो यहाँ ASA सर्वांग सम प्रतिबंध है, उसके आधार पर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, प्रतिबंध के आधार पर सर्वांग सम है। तो यह हो गया आपका 9 का आंसर। इसी के साथ में आज की क्लास है वो समाप्त होती है। प्रश्नावली 2.7 के सभी सवाल हमने हल कर लिए हैं और आपका अध्याय 7 है वो भी समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी प्रकार से आप SLT टेकन यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।